ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कर रहे हैं आजकल। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको 6 लेक्चर्स पहले से ही डिलीवर कर दिए हैं। आज 7th लेक्चर है एंड फ्रॉम दिस लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू दैट देयर आर 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। बट द पॉइंट इज I will not directly tell you that this is indirect or this is direct. Firstly, we will do the question. पहले हम क्वेश्चन जो करेंगे वो डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड में मैंने ऐसे 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 किया। अगर मैं इन चीजों को दूसरे ढंग से एडजस्ट कर दूं तो दैट मेथड विल बी इनडायरेक्ट मेथड। बेटे, आज का ये जो लेक्चर है ना, थोड़ा सा लंबा तो जरूर रहेगा, बिकॉज मैं एक जो क्वेश्चन लूंगा उसको पहले मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा। पहले मैं एक मेथड से करूंगा जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में किया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का शेड्यूल का थोड़ा सा मैं फेस चेंज कर दूं, कुछ चीजें नीचे की ऊपर कर दूं, ऊपर की नीचे कर दूं, तो बेटे देन ऑल्सो माय आंसर विल रिमेन सेम एंड देन वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, एंड वी विल सी दैट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपका आज के लेक्चर में एकाग्रता, फोकस, ध्यान इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। अगर आज का लेक्चर आपने ईमानदारी से अटेंड कर लिया जैसे जैसे मैं कह रहा हूं एंड यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन, बेटे पूरी लाइफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस बात का दावा है। बट मैं आजादी तभी दे सकता हूं बेटे जब आप मुझे खून देंगे। आपको आज के लेक्चर में मुझे खून देना है, सिंसियरली बैठना है, टेबल चेयर में बैठना है, रजिस्टर बाहर निकाल लेना है, ईमानदारी से जैसे जैसे मैं कह रहा हूं पहले सुनना है और उसको उसी तरह से करना है। फिर जो भी सवाल आएंगे, काफी सारे सवालों का आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा जब हम पूरी एक्सरसाइज से बाहर आएंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी, बट माई पॉइंट इज पहले आप मेरी बात को सुनेंगे। और आपने लास्ट लेक्चर में कसम खाई थी बेटे, लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 आपने मेरे हिसाब से करना है। बेटे आज 7th लेक्चर है, अभी आपकी कसम जारी है। आइए जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिए और मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कोई हार है ही नहीं जब तक आपने कोशिश करनी नहीं छोड़ दी। तो बेटे हार वार नहीं है, कुछ नहीं है। मोहम्मद गोरी कितनी बार हारा था, आखिरी में जीत गया पृथ्वीराज चौहान से और उसने आंखों से अंधा कर दिया। बेटा 17 बार हारा, 17 बार, और हिम्मत नहीं आ रही, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। एक चींटी कितनी बार गिरती है दीवार से, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, बेटा आखिरी में चढ़ जाती है। तो नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो इसमें मन छोटा नहीं करना है। आइए लेक्चर 7 की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें। बेटे मैं आज के इस लेक्चर को निर्णायक कहता हूं, बड़ा डिसिसिव लेक्चर कहता हूं। बट आज के लेक्चर के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट करके जाना चाहिए या छोड़ के जाना चाहिए। ईमानदारी से बैठोगे तो आज ये आपका दोस्त बन जाएगा। बेटे आपको अनाड़ियों जैसे बैठना है, ईमानदारी से बैठना है, सिंसियरली क्वेश्चन करने, लिखना है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल है बेटा, लिखना पड़ता है। तो मैंने यहां पर एक चेन बनाई। आज आप यहां पर हैं, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते आपको एक जर्नी मिली, एक रास्ता मिला, और उस रास्ते में बेटे फूल ही फूल थे, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से आज इनडायरेक्ट मेथड का सफर तय करने वाले। और इस बात का दावा है कि आपने आज तक कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं से भी की है बेटे, जिस तरह से लॉजिकली मैं बता रहा हूं आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आपने जस्ट फॉर्मेट्स रटे बेटे 12th में भी, दैट दिस इज इनडायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट, बट आई विल बी टेलिंग यू द लॉजिक। आइए, बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी है। आज मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन अपने हाथों से एक बार इस केस स्टडी को अपने रजिस्टर में लिखें। बेटे मेरी जान की एक इच्छा है, क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तो कुछ बातें आपसे रूबरू आपसे हो जाएंगी, इत्तेफाक रखने लग जाएंगी, और फिर आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ आएगा। तो बेटे मैंने लिख दिया केस स्टडी, कसम आपके ऊपर है ही। तो मैंने लिखा जी, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड। और मैंने दोनों मेथड्स लिख दिए, एज पर डायरेक्ट मेथड एंड एज पर इनडायरेक्ट मेथड। आज आप दोनों मेथड खुद ही करेंगे, बस 10 मिनट, 11 मिनट, 15-20 मिनट के बाद। तो आप लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप सब, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एज पर डायरेक्ट एंड एज पर इनडायरेक्ट। आई विल बी डूइंग एज पर डायरेक्ट एंड एज पर इनडायरेक्ट। आइए
बेटे बैलेंस शीट मैंने आपको दे दी, क्वेश्चन केस स्टडी में कुछ इंफॉर्मेशन तो दूंगा तभी तो आप काम करेंगे। तो मैंने लिखा बैलेंस शीट, जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड बैलेंस शीट आई हैव टू गिव यू फॉर 2 periods. I think I have told you that there can be different types of inputs with the help of which I can prepare cash flow statement. First is only cash account is given to me. In lecture number 4, I think only cash account is given to me. I have prepared cash flow statement for that. In lecture number 5, I am given with cash, bank and short-term investment. I have prepared cash flow statement for that. In lecture number 6th and in lecture number 7th, better 2 balance sheets along with profit and loss adjustment and some additional information is given to me. I can prepare cash flow statement. But आज मैं एक खुलासा करूंगा, अभी नहीं, अभी पहले क्वेश्चन को करते हैं। आप लिखिए बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी फॉर 2 years. एसेट्स, एसेट्स में बेटे मैंने 2 कॉलम्स बना दिए उसके आगे, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग एज पर IAS 1, यू नो। आप बैलेंस शीट ऐसे बनाना चाहे ऐसे बनाएं, नहीं तो बेटे मैंने एक दूसरा फॉर्मेट भी बनाया है जो पुराना वाला है, वैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसको उस तरह से बनाना है वैसे बना लीजिए। एसेट साइड को पहले लिखा है बेटे, टी फॉर्म में यहाँ एसेट्स होती हैं, इक्विटी लायबिलिटीज होती है, तो मैंने क्या किया, एसेट्स को ऊपर लिख दिया और ये नीचे आ गया, और तो कुछ किया ही नहीं मैंने। नॉन करंट एसेट्स पहले हम लिखते हैं, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट लिख दीजिए और फिक्स एसेट लिख दीजिए। 1 लाख का बैलेंस था बेटे बिगिनिंग में 31 मार्च 2020 को, 1,40,000 का बैलेंस हो गया 31 मार्च 2021 को। कसम है आप सब लिख रहे हैं बेटे। बेटे ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटे ओपनिंग बैलेंस था 30, पिछले साल बैलेंस था 30, बेटे इस ईयर बैलेंस है 40,000, 40,000, इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द बैलेंस, बिकॉज 31 मार्च 2020 को 30,000 रुपए का बैलेंस है, 31 मार्च 2021 को 40,000 का बैलेंस है। तो प्राइमरी बेसिस हम ये कह सकते हैं दैट इन्वेस्टमेंट देयर इज अ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो देखेंगे अकाउंट बना। करंट एसेट्स बेटा 3 एसेट्स मैंने लिखे, ज्यादा बड़ा भारी बर्तन क्वेश्चन नहीं दिया, बिकॉज आई वांट टू टेल यू द लॉजिक। तो पहला लिखिए स्टॉक, बेटे 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक होगा दैट विल बी ओपनिंग स्टॉक, एंड द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक लिखा बेटे मैंने 10,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स कुछ भी कह सकते हैं, 15,000 और 5,000। स्टॉक बैलेंस इज 10,000, 15,000, अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स बेटे 15,000 का बैलेंस था, इसका मतलब मुझे पैसे रिसीव हो गए, तभी तो 5,000 का बैलेंस रह गया। स्टॉक अगर आप देखें तो 10,000 का था, मैंने और ज़्यादा खरीदा होगा, तभी तो 15,000 का हो गया। ठीक है जी। कैश 10,000, 20,000, बेटे वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट मीन्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट and the difference between the closing balance of cash and cash equivalent. In this question 10,000 minus 20,000, that is 10,000 difference, that should be your answer। बेटे उसी को तो प्रूव कर रहे हैं कि जो 10,000 का डिफरेंस आया it is due to 3 activities, and how much it is due to operating, how much it is due to investing and how much it is due to financial, वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे 10 और 20 आगे जी। मैं लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बेटे एक बार आप सब कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, देखिए मैंने तो कैलकुलेटर निकाल लिया, टोटल नहीं करेंगे क्या कि मैंने टोटल लिखा है, सब ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आ जाइए, पहले इक्विटी लिख रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमन स्टॉक अमेरिका में बोलते 80,000 रुपीज एंड 90,000। ये सारा कुछ रुपीज भी है, ये हमें मालूम है। इसका मतलब वी हैव इक्विटी स्टॉक, वी हैव इक्विटी बिकॉज़ वी हैव एन इंक्रीज टू 80,000 से 90,000 का बैलेंस। हमारे को एक बात ये कहता है कि शायद हमने नई शेयर से छूट की होगी, अभी देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब पिछले साल बैलेंस था 30,000, ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 90 का, इसका मतलब 1 लाख हो जाता है। हम इस ईयर में 60,000 रुपये का अर्न। ठीक है सर। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज बेटे आपको पता ही है व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। लोन 25,000 का बैलेंस था लास्ट ईयर में, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस वाज 25,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000। इट मीन्स दैट वी मस्ट हैव पेड लोन। ठीक है जी। देखेंगे करंट लायबिलिटीज में बेटे एक ही लायबिलिटी लिखी है, बिकॉज मेरे को लॉजिक बताना है। ट्रेड पेबल
क्रेडिटर्स, छोटे भैया, बड़े भैया स्टॉक, छोटे भैया क्रेडिटर्स. We cannot close creditors account unless and until we know the purchases, and purchases can be calculated by stock as I have told you last lecture number 6. And the payable balance is 30 and 20. It means I must have paid that. तो बेटे मैंने जो लिखा ना बैलेंस 165 220, एक बार आप चेक कर लें. इसके साथ साथ अगर आपको इस तरह की बैलेंस शीट समझ नहीं आती जैसे मैंने बनाई है, आप ऐसे बना लीजिए. क्या हो गया उसमें? क्वेश्चन तो करना है ना. अब आप में से कुछ बच्चे नाराज हो गए, पता नहीं कैसे फॉर्मेट बना दिए. बेटे वो वर्टिकल फॉर्मेट है, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रिपेयर कर दिया है. ये मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना दिया, टी फॉर्म में बना दिया. आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से कीजिए. भूपेश आनंद ने सभी बच्चों को सेटिस्फाई करना है, तो मैंने 2 बार बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए. एक बच्चा कहता है दूसरा भी बनाना है. बेटे एक ही बना रहा है. अब आप देख लीजिए आप किस में कंफर्टेबल हैं. देखो मैंने यहाँ लिखा एसेट साइड पीपीई और फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश. ठीक है जी. और यहाँ लिखा मैंने लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन, क्रेडिटर्स. आराम से बेटे देखो सारी चीजें वही हैं, शो करने का तरीका अलग है. बेटे प्रेजेंटेशन वे इज डिफरेंट. in SOFP we are presenting like this and this, but in case of horizontal form we are preparing this T form. This is liability and this is assets. कोई बात नहीं बेटे, आगे चलिए. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ आपको, इसका मतलब आपने दोनों बैलेंस शीट में से एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया. अब मैंने पुराना फॉर्मेट जल्दी से आगे स्विच कर दिया. अगर आपको नहीं लिखा तो अभी आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर लिखें. लिखना जरूरी है, मैं फिर कहता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैंने सबसे पहले लिखा सेल्स. बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना, स्टेटमेंट मैंने टी फॉर्म में नहीं बनाया. मैंने पहले लिखा सेल्स लिखा, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट ब्रैकेट में फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स अभी हम देखेंगे. वो कह रहा है जी हमने कुछ फिक्स एसेट्स को बेचा. अच्छा बेचा, तो वो कहता है जी बेचने में ना हमें मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया. अच्छा प्रॉफिट हो गया, एंड वी नो दैट ऑल व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट वेयर कैपिटल बैलेंस विल इंक्रीज एंड एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन वी हैव टू क्रेडिट इट. तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपीई 10,000 ऐड कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया. इसी तरह से वो कहता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो बैलेंस शीट में आ रही थी ना उसको भी हमने बेच दिया और उसको बेचने में फायदा हुआ. बेटा ये फायदे का फिगर है. 10,000 rupees is the munafa, it is not the sale price. So they are telling that this is a profit as per this 10,000, profit on sale of long term investment 5,000. बेटे टोटल आ गया 215. अब वो कहता है ये 2,15,000 ये क्रेडिट साइड है. अब हम आ गए डेबिट में. डेबिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद द मेन ऑब्जेक्ट आर नेम्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस. दैट इज बेटा उसमें क्या क्या छुपा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड छुपी होती है. उसमें और क्या छुपा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेपरेटली दिया हुआ है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या छुपा होता है, सैलरीज, वेजेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, प्रिंटिंग, रेंट, all the expenses which are related with production and which are not material. मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट ओवरहेड्स. ठीक है जी. ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,50,000, 55,000 बेटे 55,000 लेस डेप्रिसिएशन. इट मीन्स वो जो ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर 6 में जो मैंने आपको रियल केस स्टडी कराई थी, इन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस because depreciation is on plant and machinery, on plant and property and equipment, and that is being used in the factory, and all the expenses which are related with manufacturing activity are ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,000, डेप्रिसिएशन नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000 या डेप्रिसिएशन लेस टैक्स पेड. बेटे टैक्स, इनकम टैक्स यू हैव टू पे दैट. अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं हमेशा टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मानता हूं. वैसे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर इज अ सेपरेट टैक्स रेट
on investing profit on capital gains. There is a separate tax rate on the main operations, there is a separate tax rate on the financial activities, but because I am not specified with that which type of tax it is, so because the major component is of due to tax is due to operating activities, तो मैं मानूंगा कि अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है तो वो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है। क्या ये बात यहां तक समझ आती है? तो नेट प्रॉफिट आ गया जी 60,000 आराम से। बेटे मैं तो कह रहा हूं ना, क्वेश्चन साथ साथ मैं समझाता भी जा रहा हूं, आप लिखते रहिए, तभी तो मैं कह रहा हूं आप लिखिए, लिखने से आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी। आप देखना जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, आप में से कुछ बच्चों को तो काफी हद तक इंफॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी। बेटे यही बेनिफिट है लिखने का, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सेल्स 2 लाख रुपए की क्रेडिट में और आइटम्स थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और पीपीई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस डेप्रिसिएशन, लेस टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर 60,000। बेटे 2 एडजस्टमेंट्स दी हुई, 3 एडजस्टमेंट्स हैं, लिख लें। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, केस स्टडी खत्म नहीं हुई। एक तो बैलेंस शीट दी हुई है, उसके 2 फॉर्मेट बनाए, एक ही फॉर्मेट बनाना है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तीसरा बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर सोल्ड फॉर 50। आपने देखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 10,000 का प्रॉफिट है, तो उसका उसने ब्यौरा दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। बेटे एकाग्र होकर बैठना है, ध्यान से बैठना है, आपका ध्यान मेरी तरफ है। बेटे वो कह रहा है जो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 40,000 के थे, बहुत सारे हैं, उसमें से 40,000 के जो थे हमने उसको 50,000 रुपए में बेच दिए। ठीक है सर। सेल ऑफ एसेट्स, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, नॉन करंट एसेट को हमने सेल कर दिया, हम देखेंगे क्या एंट्री है। 10,000 का प्रॉफिट हमें सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी देता तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चल रहा था 10,000 रुपीज इज द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन फिक्स एसेट्स। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 15,000। वो कहता है हमने ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 10,000 वाली ना 15,000 में बेच दी, इसका मतलब हमें 5,000 का मुनाफा हो गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। बेटे वो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे उसने 5,000 रुपये बताए थे, स्टिल उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको थैंक यू बोलो एग्जामिनर, तेरा धन्यवाद है, तू बार बार हमें याद कराना चाहता है कि ये 5,000 का मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स में, 10,000 का प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ पीपीई और फिक्स एसेट्स में। थैंक यू बोलो एग्जामिनर को, थैंक यू। बेटे थर्ड एडजस्टमेंट उसने कहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 30,000। बेटे ये भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में गिवन है इंफॉर्मेशन, अगर आप ध्यान से देखें 30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एंड दैट वी नो दैट डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ऑन फिक्स एसेट्स। एक बच्चा कहता है जब तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दी हुई हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का क्या फायदा। बेटे अब उसने दिया है तो कुछ पर्पस के लिए दिया होगा, 10 मिनट के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या फायदा है इसका। ठीक है, पहले आप तीनों एडजस्टमेंट्स लिख लें बेटे, प्यार से लिखें। देखिए कसम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कह दें या इसको डेप्रिसिएशन कह दें, बात एक ही है। पहली एडजस्टमेंट लिखें, दूसरी लिखें, तीसरी लिखें। चलिए जी, अब मेरे साथ साथ रहेंगे, फिर हम आपके साथ साथ ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बेटे आपको मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि आप किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट and that too you will start from the asset side. You will take one item and you will try to prepare its ledger account, and before that you should prepare a format of cash flow statement, and I think I have given you the format. नहीं पता तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग में लिखें बेटा, सब बच्चे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। बेटे आपको पता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक इनर कॉलम और एक एक्सटर्नल कॉलम। तो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, आप भी कर दीजिए बेटे, अच्छा रहता है। थोड़ा सा देखो मेरे साथ साथ चलोगे ना तो आपको ज़्यादा रहेगा। मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है बेटे, मैं कम ही रखूंगा स्पीड, आप टेंशन मत लें, बट मेरे साथ साथ चलें, आप ढीले मत पड़ें। ठीक है जी, आओ मेरे बेटे, हम सीखेंगे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, हम पूरे कंसेप्ट सीखेंगे। आइए ना बेटे, आ जाओ मेरे साथ साथ, बनाओ ना। हाँ सर हम आपके साथ साथ ही बना रहे हैं, अच्छी बात है बेटा। देखो बनाओगे ना, सीखोगे तो कल आपको आने वाली लाइफ में बड़ी हेल्प रहने वाली है। ये लो जी, मैंने एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
कि ऐसे खाने बना दिए, आपके पास जगह है तो ठीक है, और ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की कुछ बना दिए। आप सबसे पहले तो आपको बताइए हम क्या लिखते हैं, कैश फ्रॉम और यूज्ड। देखो आप यूज्ड भी वर्ड यूज कर दिया मैंने, मतलब या तो पैसे आएंगे या पैसे जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो यूज्ड है, आ रहे हैं तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेरे साथ साथ रहना बेटा। इसी तरह से दूसरा ब्लॉक हमारा किसका है, कैश फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से कैश कितना आया और कितना चला गया। तीसरा बेटे कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और यहां लिख रहे हैं बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश and closing balance of cash and cash equivalent। हाँ जी बेटा, बेटा देखो आपको यहां पर बनाना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर बेटे हम यहां पर लिख देंगे, आपको बताइए हम लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हम लिखेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर हम लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आराम से बेटे। एंड वी नो दैट opening balance, the difference in the opening balance and the closing balance is due to these three activities। चलिए जी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बेटे आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एसेट साइड, और एसेट साइड में भी सबसे पहले हम एक एक आइटम को लेंगे, जो भी आएगी उसमें क्या होगा। पहली आइटम है बेटे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स का बेटा पहला आइटम है। 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 1,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। वी वर द ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ 1 लाख एंड 1,40,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं क्या करूंगा, एक अकाउंट प्रिपेयर करूंगा बेटे। आपको पता ही है 1 लाख और 1,40,000 हम इसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सबके लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। आज भी हम सभी के बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। देखिए ज़्यादा बेटर ये रहता है कि हम सभी के अकाउंट्स बनाएं सो दैट भी हमें समझ आ जाए। पर लेक्चर नंबर 8 के बाद नहीं करेंगे ना, उसमें क्या हो गया। आओ जी आओ, हम क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स की मैं लाइन से एक बार ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी, नॉन करेंट एसेट लिख दीजिए, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट लिख दीजिए, फिक्स एसेट लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैंने इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनाना। मैं देखूंगा जैसे जैसे आइटम्स आएंगे मैं वैसे वैसे बनाऊंगा, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना। मैंने पहली चीज आपके सामने रखी कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 1,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है जी। चलिए ओपनिंग बैलेंस, अभी हम 2 बाय नहीं लिख रहे, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000, and we know that assets have the debit balance and all assets have the debit balance, so that's why I have started with the opening balance and 1 lakh and 1,40,000। and now you know the next point, the next item which is there, मैंने कहा ना एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं देखना आपने।
1,00,000 और 1,40,000 की फिगर मैंने फिट कर दी, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 30,000 एंड 40,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 30 एंड 40, तो मैंने इसको भी यहां पर लिख दिया बेटे ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। I have written opening balance and closing balance 30 and 40, ठीक है। मैं अभी नहीं देख रहा कि मुझे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में क्या दिया है, मैं नहीं देख रहा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं ये भी नहीं देख रहा कि डायरेक्ट मेथड क्या है, मैं ये भी नहीं देख रहा कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है। मैं बस नॉर्मली कैश अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट बैलेंस शीट विच वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एक एक आइटम को पकड़ेंगे और काम करेंगे। नेक्स्ट आइटम देखिए जी, इसलिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं कि आपको तसल्ली हो जाएगी, कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आइटम है जी स्टॉक। बेटे लास्ट ईयर का जो बैलेंस है या ओपनिंग बैलेंस है 10,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। तो आपको मैंने कहा ना अभी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप स्टॉक अकाउंट बनाइए 10,000 एंड 15,000, 10 एंड 15। तो बेटे आपको बताया था एक बात मैंने कि स्टॉक बड़े भैया और छोटे भैया कौन, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, क्योंकि ट्रेड पेबल्स का प्यार और मोहब्बत स्टॉक से है। बिकॉज फ्रॉम स्टॉक अकाउंट वी कैन कैलकुलेट परचेजेस एंड देन दीज परचेजेस विल बी डायरेक्टली शिफ्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट and then we can prepare creditors account. So my dear friends, this is stock account and that is creditors account. We can prepare stock account, we have to prepare stock account, but along with stock it is better to prepare trade payables because you cannot complete trade payables. बेटे stock is बड़े भैया and creditors is छोटे भैया। अब देखिए जी ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग 10, 15, 10 और 15 है बेटा, 10 और 15 है, तो मैंने यहां लिख दिया ओपनिंग बैलेंस और यहां लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट वी विल प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट अलॉन्ग विद दैट। तो मैं एक बार क्रेडिटर्स अकाउंट भी पहले देख लेता हूं कि कितना है, सो दैट क्रेडिटर्स है बेटा 30,000 ओपनिंग एंड 20 क्लोजिंग। क्रेडिटर्स है 30 ओपनिंग एंड 20 क्लोजिंग, क्रेडिटर्स है 30 ओपनिंग एंड 20 क्लोजिंग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 30 ओपनिंग एंड 20 क्लोजिंग, आराम से 30 एंड 20। ओपनिंग बैलेंस इज 30 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 20। ओपनिंग इज 30 एंड क्लोजिंग इज 20, ठीक है सर। मैं बैलेंस शीट में ही हूं, मैं एक एक आइटम को पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे को क्या नेक्स्ट आइटम। बेटे नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस है 15,000 का और 5,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, तो 15 और 5, 15 और 5, 15 और 5। तो मैं क्या कर रहा हूं 15 और 5 में आई विल प्रिपेयरिंग अकाउंट। सो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं बेटे, आप भी लाइंस ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि और भी कुछ अकाउंट्स होंगे तो इस पेज में साथ साथ बना देंगे। तो आप समझ रहे हैं, मैं लाइव इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आएगी कैसे करते हैं। आइए जी हम सब चलेंगे 15 और 5 के साथ। बेटे लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लीजिए। अकाउंट्स रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बेटे ओपनिंग बैलेंस 15,000 का है, क्लोजिंग बैलेंस 5,000 का है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी, एक एक आइटम करेंगे बेटा तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आइटम है कैश, 10,000 ओपनिंग, 20,000 closing. But this is only we want to find out that why there is a difference of 10,000 and 20,000. The difference between 10 and 20, the change in that is due to which activity? Because that is only, it means हमारा आंसर 10,000 आना चाहिए बेटे। 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका तो अकाउंट हम बना ही रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 10,000 द ओपनिंग बैलेंस एंड
20,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। बेटे मुझे आज आंसर भी मिल गया कि इनका आंसर जो आना चाहिए तीनों एक्टिविटीज का मिलाकर 10,000 का जोड़ बनना चाहिए, बिकॉज ओपनिंग इज 10 प्लस द कैश फ्रॉम दीज 3 एक्टिविटीज इज 10, देन ओनली माई क्लोजिंग बैलेंस विल बी 20। बेटे मैंने एसेट साइड की एक एक आइटम बैलेंस शीट से देख ली और उसका अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। Now I have not seen any additional information, I have not seen any adjustment, I have not seen any profit and loss statement। इसी तरह से आपको करना है, कभी गलती नहीं होगी। अब मैं आ गया लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में अगर आप देखें तो फर्स्ट आइटम हमें बताइए इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। आप जो मर्जी फॉर्मेट देख लीजिए, आपने ये फॉर्मेट देखना ये देख लीजिए। शेयर कैपिटल 80,000 ओपनिंग बैलेंस था, 90,000 क्लोजिंग बैलेंस है। इट मीन्स हमने 10,000 रुपए की शेयर कैपिटल इशू की होगी। आज अकाउंट बना देंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम शेयर कैपिटल का अकाउंट छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि फिर मैं बताऊंगा क्यों छोड़ेंगे, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्फॉर्मेशन, नो नथिंग डूइंग, नो एडजस्टमेंट, सो आई कैन स्किप दिस अकाउंट। बट फॉर टुडेज लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्रिपेयर दिस अकाउंट ऑल्सो। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 एंड 90, तो मैं आ गया जी 80 एंड 90, 80 and 90. So I am writing down equity share capital. 80,000 is the opening balance and closing balance is 90. चलिए सर नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं क्या दिया हुआ हमारे को, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं आ गया जी दोबारा से बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस। 30-90 कर लीजिए या यहां से देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 90,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। इट मींस आई मस्ट हैव अर्न द प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन दिस ईयर, बट आई विल प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 30 और 90, 30 और 90, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 इज ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज 90। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आराम से बेटे, आराम से, कोई टेंशन है ही नहीं। नेक्स्ट आइटम देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और कौन सी दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बेटे नेक्स्ट आइटम है लोन। लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस था 25 और क्लोजिंग बैलेंस है 20। ओपनिंग बैलेंस है 25 और क्लोजिंग बैलेंस है 20। तो मैं इसका अकाउंट प्रिपेयर करता हूं 25 और 20। एंड वी नो दैट लायबिलिटीज हैव द क्रेडिट बैलेंस। अब आपको सब पता है तो इसलिए मैं बार बार वो चीजें नहीं बोल रहा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लोन, और यहां पे लिख दिया मैंने 25,000, और यहां पे लिख दिया मैंने 20,000, और यहां लिख दिया मैंने क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पे लिख दिया मैंने ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग इज 25, क्लोजिंग इज 20। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है बैलेंस शीट में। मैं खाली बैलेंस शीट ही देख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा मैं इस समय। ट्रेड पेबल्स, लास्ट इज क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट इज 30 एंड 20। बेटे 30-20 का अकाउंट तो मैंने ऑलरेडी स्टॉक अकाउंट के साथ बना ही दिया था। ठीक है सर, आगे आ जाइए। मैं आ गया जी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में। आई एम गिवन विद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखा मैंने बैलेंस शीट की पहले एसेट्स देख ली, लायबिलिटीज देख ली, अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है तो मैं एक एक आइटम को पढ़ूंगा और उसकी एडजस्टमेंट करूंगा। पहली फिगर है सेल्स। बताइए जी बेस्ट अजम्पशन क्या है, वेदर इट इज अ कैश सेल्स और वेदर इट इज अ क्रेडिट सेल्स, बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू मी, बट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी राइट ऑन बोथ कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू मी एंड आई एम ऑल्सो गिवन द बैलेंस डेटर्स अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल्स बैलेंस। So it is better to assume this sales as क्या बेटे, इस सेल्स को क्या अज्यूम करेंगे आप बताइए। इस सेल्स को आप अज्यूम करें कि क्रेडिट सेल्स है। और बेटे जब क्रेडिट सेल्स होती है तो एंट्री क्या होती है, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल या डेबिट डेटर्स, क्रेडिट सेल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट तो बना रहे हैं, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। एंट्री नहीं पता तो रिसीवेबल्स अकाउंट एसेट अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस है, जब इसका बैलेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करते हैं। तो आइए बेटे 2 लाख की एंट्री में रिसीवेबल्स अकाउंट में पहले कर दूं। देख रहे हैं कि कैसे कर रहा हूं मैं। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में
डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, इसलिए हम सेल्स अकाउंट तो लिख ही नहीं रहे, हम उसको बना ही नहीं रहे। वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स रिलेटेड, उसी के परिवार के संबंधित अकाउंटों को बना रहे हैं। ठीक है सर, तो मैंने क्रेडिट सेल्स की एंट्री लिख दी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देखकर। अब देखिए जी नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट लॉस में क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो कहता है हमने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को बेचा और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 का। अब इससे रिलेटेड ना मुझे एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन थी, मैं उसको इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये उसी के लिए दी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स वर सोल्ड कॉस्टिंग 40 एट 50। 40,000 के थे, हमने उनको 50,000 में बेच दिया, तो 10,000 को जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में कह रहा है। बेटे मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन अगर उससे रिलेटेड है तो एक बार नजर मार लेंगे सो दैट हम प्रॉपरली एंट्री कर पाए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। आप खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही देख सकते हैं, मैं उससे भी काम कर सकता हूं, बट थोड़ा सा आपको बिकॉज यू नो द जनरल एंट्री सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट। सो in the profit and loss statement I am given with profit on sale of plant property equipment or fixed assets 10,000। मैंने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट बेचा और 10,000 रुपये रिसीव कर लिए, अब प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बेचा कितने का वो इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है, 50,000 का बेचा। कितने की वैल्यू थी, 40 की। आप मुझे बताइए सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से, वैसे समझने के लिए कर रहे हैं बेटे। डेबिट कैश, क्रेडिट फिक्स एसेट्स कह दीजिए, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कह दीजिए, एंड क्रेडिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। बेटे मैं अभी नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं, आप ये बताइए कि इफ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखना। तो नॉर्मल एक एंट्री क्या होगी, पैसे आए, कैश आ रहा है, तो आप बताइए जी एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, बेटे कैश एसेट है, कैश को डेबिट करेंगे। एसेट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट कम हो रहे हैं, बेटे नॉन करंट एसेट अगेन आर एसेट्स, दे हैव द डेबिट बैलेंस, अगर वो कम हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट से क्या होगा, प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने इन चीजों का समूह करके ऊपर एक जनरल एंट्री बना दी, कैश डेबिट 50,000। 40,000 की मशीनरी थी जिसको हमने 50,000 में बेच दिया और 10,000 का मुनाफा हो गया। पहले तो आराम से आप इस चीज को देख लें, क्या ये बात आपको समझ आ चुकी है। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, आई एम डायरेक्टली पोस्टिंग द थिंग्स इन दैट एसेट अकाउंट ओनली। मैं डायरेक्टली प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में फिक्स एसेट में ही ये सारे एंट्रीज पोस्ट कर रहा हूं और मैं कहता हूं ये एंट्री है। डेबिट कैश 50,000, क्रेडिट फिक्स एसेट 40,000, क्रेडिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 10,000। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे बेटे। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊं, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश अकाउंट में 50,000 आएगा पोस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि उसकी जितना अमाउंट होगा वही पोस्टिंग में आएगा। मतलब फिक्स एसेट्स आएगा 40 कैश अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन सेल आएगा 10, टोटल 50,000 की पोस्टिंग होगी। ठीक है, कैश अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसको देख लेते हैं अभी। फिक्स एसेट अकाउंट में 40,000 है, तो फिक्स एसेट अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अकाउंट नॉन करंट एसेट, तो उसमें 40,000 की पोस्टिंग करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल 10,000 है, तो आइए हम जरा पोस्ट करके देखेंगे इसको कैसे पोस्ट करते हैं। बेटे मैं भूपेश आनंद यहां लिख रहा हूं कैश सेल 50,000, फिक्स एसेट अकाउंट में 40 लिखना चाहिए था, मैं 50 लिखकर यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। एक ही बात है। अब देखिए मैं डायरेक्टली 40 लिख दूं क्रेडिट में और
मैं 50 लिखकर 10 डेबिट कर दूं, बात एक ही है बेटे। तो मैंने खाली एक आपको कहा, आप बाय कैश या कैश सेल 50,000 एंड प्रॉफिट ऑन सेल इज 10,000। पहले बताओ ये 10,000 की बात समझ आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 10,000 दिया हुआ है, तो मैंने उस 10,000 की पोस्टिंग कर दी। अगर आपको नहीं समझ आई एंट्री, कोई बात नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, इट मीन्स दैट इज अ आइटम विच इज टू बी क्रेडिटेड। सो मैंने उसको लिखा प्रॉफिट ऑन सेल को नॉन करंट एसेट में। एंड एसेट जा रहा है, एसेट गया, कितने पैसे मिले? 50,000 मिले। कितने का था? 40 का था, तो मैंने 50 में बेच दिया, तो मैंने 50 को क्रेडिट कर दिया। बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो मैं बेटा मेरे को फिक्स एसेट अकाउंट में तो उसकी कॉस्ट ही डेबिट क्रेडिट करनी है। बिकॉज इफ आई एम प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो मैं क्या करूंगा? 40,000 एसेट डिस्पोजल में डालूंगा, 50,000 की एंट्री करूंगा और 10,000 का बेनिफिट प्रॉफिट लेकर आऊंगा। बट बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ? फिक्स एसेट अकाउंट में 50,000, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में 50,000 क्रेडिट कर रहा हूँ, 10,000 डेबिट कर रहा हूँ। सो डिफरेंस इन दीज टू, 50 माइनस 10 दैट इज 40। एक ही बात है, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपनी होश में खड़ा हूं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने सेल्स को ट्रीट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 10,000। क्या आप सबको समझ आ गया मैंने इसका इफेक्ट क्या लिया? इवन आई हैव टेकन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद दैट। सेकेंड इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5,000। बेटे हमने 5,000 की इन्वेस्टमेंट भी बेच दी और उसमें 5,000 इन्वेस्टमेंट जो बेची वो उसमें मुनाफा 5,000 का हुआ, बेची 5,000 की नहीं। प्रॉफिट excess amount which I have received, that is 5,000. So let's see adjustment number 2 what I have given in my adjustments in my case study. Investment costing 10,000, वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट जो 10,000 की थी were sold for ₹15,000। 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट आपने 15,000 रुपए में बेच दी। यू हैव सोल्ड एट 15,000। 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट यू हैव सोल्ड फॉर 15,000। तो बेटे अगेन जैसे फिक्स एसेट की एंट्री की, इसकी भी एंट्री हम कर सकते हैं। आप बताइए 10 वाली इन्वेस्टमेंट मैंने 15 में बेच दी, तो क्या एंट्री करेंगे? पहली बात तो ये आ गई बेटे, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। एक बच्चा कहता है मैं बताऊंगा, हाँ बेटे। मैंने कहा बताओ। डेबिट कैश, मेरे पास मेरे घर में कितने पैसे आए? 15। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? इन्वेस्टमेंट चली गई, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है इसलिए मैं क्रेडिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा 10,000 रुपए से, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट तो 10,000 की गई बट आए 15, तो 5,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। आराम से देखिए, मैंने कहा जी पहले हम लॉजिकली एंट्री को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मुझे 5,000 पता थे और मेरे को पता था वहां पे इंफॉर्मेशन भी दी है, तो मैंने उन दोनों को रिलेट किया और एक एंट्री बनाई। डेबिट कैश 15, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट 10, क्रेडिट प्रॉफिट ऑन सेल 5। अब इसका इफेक्ट लेंगे तो बेटे एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, अभी हमने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। चलिए जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ हो तुम? कहाँ हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट? तो ये देखिए जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मैं थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर दूं। ये रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये रहा नॉन करंट एसेट अकाउंट। हाँ जी, मैं जरा सभी को पहले हाईलाइट कर दूं सो दैट कि आपको दिखने शुरू हो जाए। बेटा ये रहा स्टॉक अकाउंट, ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है सर, और ये रहा अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट। This is my accounts receivables account, this is my equity share capital account, and this is profit and loss account, and this is loan account. तो I have highlighted it कि आपका ध्यान उस पे जाए ज़्यादा, तो मैंने कहा जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं लिख रहा हूँ कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 और यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। आराम से बेटे ये देखिए रिलेशनशिप। Because I am not preparing a separate asset disposal account, but in non-current asset account, I have to just write on the cost. Because I am not writing the cost, or rather I am writing the sale price. तो मैं वहाँ पे मुझे 10,000 लिखना चाहिए। अगर मैं एंट्री को ध्यान से देखूँ तो
इन्वेस्टमेंट के आगे 10,000 है तो पोस्टिंग तो 10,000 की होनी चाहिए, बट मैंने 15 की तो उसके लिए मैंने कॉन्ट्रा 5,000 डेबिट कर दिया। तो बेटे 5,000 की एंट्री भी कर दी, 10,000 की भी कर दी। अभी देख लेंगे। मैं भूपेश आनंद हाथ खड़े करके आपके सामने खड़ा हूं। आप बताइए क्या लॉजिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैंने एक सेल्स की ट्रीटमेंट की, दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट किया, थर्ड मैंने किया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आइए जी, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से आएंगे बेटे। देखते हैं क्या क्या हमारे को उसमें मेंशन है। हमने क्या क्या कर लिया, सेल्स कर लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कर लिया, प्रॉफिट ऑन दिस कर लिया। हम आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, and we know that these expenses are cash expenses because depreciation is separately given in this question. It means because operating expenses is composed of two, cash operating expense and non-cash operating expense. बेटे इसमें दो चीजें छुपी होती हैं इस मटके के अंदर, एक तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी वजह से पैसे मेरी जेब से बाहर जा रहे हैं और ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी वजह से मेरी जेब से पैसे बाहर नहीं जा रहे। In the last question, in the last case study, in the last lecture, I am given with the computed figure of operating expense. That's why मैंने वहां पर उसका संधि विच्छेद किया, उसमें से पहले निकाला कि कितने ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से पैसे बाहर जा रहे हैं और कितने ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से पैसे बाहर नहीं जा रहे। बट बिकॉज हेयर आई एम गिवन सेपरेटली कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 के हैं और नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो 40,000 के एक्सपेंसेस हैं कैश एक्सपेंसेस हैं और मेरे पैसे जा रहे हैं। तो मैं आ गया जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कहाँ है मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? तो मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड 40,000 मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं और इसको ब्रैकेट लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये माइनस करना है। मुश्किल कुछ नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है। अभी देखना, आप आधे घंटे के अंदर आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की मास्टरी हो जाएगी। अभी तक आपको कुछ नहीं पता, अचानक जादू होगा और आपको मैं सारी बातें समझा दूंगा। आप बस बने रहना, मेरी बात को सुनते रहना। बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 तक समझ आ गया? मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर टैक्स लिखा हो और टैक्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम क्या मानते हैं? टैक्स को क्या मानते हैं बेटे? टैक्स को क्या मानते हैं? टैक्स को मानते हैं दैट इट इज ऑपरेटिंग इन नेचर। ठीक है, अभी आएंगे। पहले बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक समझ आ गया? अच्छा, ये नेक्स्ट आइटम है कॉस्ट ऑफ सेल्स 55,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह दीजिए 55,000। आपको पता है ऐसी, इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब जो गुड्स हमने बेची उसकी जो कॉस्ट है 55,000 है। ऐसा हिंदी मीनिंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो हमने ऊपर 2 लाख रुपए की सेल की, उसमें बेटा स्टॉक लगाया होगा, उसमें जितना स्टॉक लगाया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 55,000। 55,000 रुपीज वॉज द कॉस्ट ऑन दोज गुड्स विच आई हैव सोल्ड। तो बेटे 55,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। क्या लगता है बेटे 55,000 रुपए मेरा स्टॉक कम हो गया होगा या नहीं? एंड वी आर प्रिपेयरिंग स्टॉक अकाउंट। स्टॉक इज ए एसेट, एसेट हैव द डेबिट बैलेंस। बट अगर एसेट्स कम हो जाएंगे तो हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैं आ गया जी स्टॉक अकाउंट में। और स्टॉक अकाउंट कहाँ हो? मैंने सीधा स्टॉक अकाउंट में 55,000 रुपए लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 55,000। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट दोनों ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है। आई कैन नॉट कंप्लीट क्रेडिटर्स अकाउंट अनलेस एंड अनटिल आई प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट। नाउ स्टॉक अकाउंट आई हैव जस्ट पोस्टेड दिस 55,000। सो आई विल सी कि अभी क्या करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आप पहले मेरे हिसाब से चलिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपने ये देखना बेटे, आंसर तो सबके दिए होते हैं हर बुक में, बट आपको वे ऑफ प्रोसीजर कैसा है, क्या है, हाउ टू प्रोसीड इन दैट। पहले मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में आया, एसेट साइड लिया, उसके अकाउंट्स बनाए, लायबिलिटीज में आया, उसके अकाउंट बनाया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रहा हूं, उसकी इफेक्ट लेता जा रहा हूं। डेप्रिसिएशन बेटे नेक्स्ट आ गया। वैसे इसकी थर्ड एडजस्टमेंट भी गिवन है, वो कह भी रहा है अगर ये एडजस्टमेंट दी होती और वहां नहीं दिया होता तब भी एक ही बात है।
मैं तो कहता हूँ एडिशनल में ना दी होती, देन ऑल्सो आई कुड हैव फाइंड आउट डेप्रिसिएशन इज 30,000 रुपीज एंड आई नो दैट आई प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट बिकॉज देर इज नो मेंशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में, नॉन करंट एसेट में चार्ज कर दूंगा। डेप्रिसिएशन एक लॉस है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस होता है बट मेरी जेब से पैसे नहीं जाते, बट वी आर प्रिपेयरिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, सो वी डेबिट दैट ऑल द एक्सपेंसेस वेदर कैश इज गोइंग और नॉट, बट द एंट्री इज डेबिट डेप्रिसिएशन। वैसे हम करते हैं क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट को डाल देते हैं, क्रेडिट एसेट, क्रेडिट फिक्स एसेट, क्रेडिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। तो बेटे एंट्री क्या हुई, डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट नॉन करंट एसेट। एंट्री नहीं समझ आती कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए नॉन करंट एसेट एक एसेट है, डेप्रिसिएशन से मेरी वैल्यू कम होगी बढ़ेगी, इस एसेट की कम होगी। अब इसका डेबिट बैलेंस होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे। तो आइए जी यहां लिखें डेप्रिसिएशन 30,000। जुगाड़ भी बता दिया, एंट्री भी बता दी। भाई साहब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, मुझे अपने घर ले चलो और क्या करेंगे। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी मैंने ले लिया। मैं आ गया दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में और मैंने देखा कि मैंने सेल्स कर लिया, सब कर लिया। टैक्स पेड, बेटे मैंने ऑपरेटिंग टैक्स पे किया। आई हैव जस्ट टोल्ड यू टैक्स कैन बी पेड ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, that is on capital gains. Tax can be paid on financial activity, that is dividend distribution tax, and tax can be paid on operating activities, that is normal tax. अभी आपको कुछ भी नहीं दिया तो आप मानिए नॉर्मल टैक्स है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 30,000 का मैंने टैक्स पे कर दिया। बताइए टैक्स पे करने से पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। तो मैंने यहां लिखा लेस टैक्स पेड 30,000। मुश्किल कुछ नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है। मैंने बैलेंस शीट की सारी आइटम्स ले ली, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ले लिया, मैंने उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिलेशनशिप भी ले ली क्योंकि वो उससे रिलेट करता था। अब मुझे पूरा क्वेश्चन पैक करना है। तो बेटे पैक करने के लिए जो जो अकाउंट बनाए हैं, जो खुले घूम रहे हैं, उनको क्लोज कर दो। आप ये बताओ नॉन करंट एसेट कौन सी एक्टिविटी है? पहले तो मुझे ये बता दो बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप सबको पता होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बेटे, ये भी आप सबको पता होगा। कितनी बार बता दिया, अब तो गला दुखने को आ गया, मैं बार बार थोड़ी बोलूंगा। स्टॉक बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्रेडिटर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अकाउंट रिसीवेबल इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैंने क्या किया, सबके नाम लिख दिए जी। पहले तो लोन इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट एंड लॉस इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे प्रॉफिट जनरली आपको ऑपरेटिंग से होता है अगर कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैं आ गया जी दोबारा से, इस अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, आप समझदार हैं मुझे मालूम है, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर भी मैं करूंगा। 50 और 30 80, 1,40,000 और 80, 2,20,000 रुपए की फिगर मैं यहां लिख रहा हूं जी, 2,20,000, और यहां पे भी लिख दूंगा 2,20,000। अब यहां डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं भैया, 2,20,000 माइनस 1,10,000, ये आ गया जी 1,10,000 का डिफरेंस। आप मुझे बताइए इस 1,10,000 को क्या करना चाहिए? बेटे कैश परचेज लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? लास्ट क्लास में बताया नहीं था बेस्ट असम्पशन क्या है? या तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो सकता है या कैश परचेजेस हो सकती है। बेटर है कैश परचेज लीजिए क्योंकि कैश परचेज होता है, रिवोल्यूशन तो कभी कभी होता है। अब आप चेक करिए कि यहां पर कैश आ रहा है, बेटे ये कैश आ रहा है और ये कैश आ रहा है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसके साथ साथ आप लिखते जाइए सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टिंग में आ जाइए और लिखिए सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट या फिक्स एसेट 50,000 और परचेज कितनी है? 1,10,000। थोड़ा सा परचेज नीचे करके लिख देंगे, परचेज ऑफ
प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 50,000, 1,10,000। ये माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। आइए जी, एक एक अकाउंट क्लोज करते जाएंगे, पैक करते जाएंगे और उसका बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो लिखेंगे बेटे ओपनिंग बैलेंस, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन सेल, इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। Cash purchases is a cash transaction, that's why I've written in cash flow statement. Cash sales is a cash transaction, that's why I've written in cash flow statement. Closing balance is not a cash transaction. It means cash नहीं आ रहा, सीधी सी बात, तो हम नहीं लिखेंगे। जहां पर कैश आएगा बेटे मैं उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखूंगा, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट। वी आर प्रिपेयरिंग अ कैश अकाउंट इन अ ब्लेजर, हम ब्लेजर डाल के बना रहे हैं, बस है तो कैश ही। और कैश में खाली हम क्या लिखते हैं बेटे, कैश ट्रांजैक्शन, और कोई ट्रांजैक्शन लिखते भी नहीं। इसलिए नॉन करंट एसेट की मैंने ये चीजें जो कैश की थी वही लिखी। ठीक है सर। अब आ जाइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टोटल देख लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना है, 30 और 5 35, 40 और 15 55। आराम से बेटे 55,000 का मैं बैलेंस दोनों तरफ लिख देता हूं और यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 20 की। चेक कर लीजिए बेटे टोटल, फिर बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, मिलेगी। अभी टोटल करते जाइए साथ साथ। 30, 5 15, 5 20, 55, 15 और 40 55। तो बेटा यहां लिख रहा हूं कैश परचेजेस। अगेन रीवैल्यूएशन मैं नहीं लूंगा, आई विल बी टेकिंग द बेस्ट अजम्पशन, एंड द बेस्ट अजम्पशन इज इफ आई टेक अ कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहां पर फिर आ गया, मैंने एक तो कैश सेल्स लिखना है और एक कैश परचेज लिखना है, दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। तो 15,000 की कैश सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 15,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो मैं माइनस करके लिख रहा हूं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 20,000। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। मैं आपके सामने पैक करता जा रहा हूं और लिखता जा रहा हूं। मैंने इस समय 2 अकाउंट्स का ट्रीटमेंट कर भी डाला, ये देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी कर डाला और नॉन करेंट एसेट का भी कर डाला, और दोनों एक्टिविटीज थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं आ गया नेक्स्ट अकाउंट को क्लोज करने। बेटे स्टॉक अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक से मुझे परचेजेस पता चलेंगी, और परचेजेस में ट्रेड पेबल्स अकाउंट में क्रेडिटर्स अकाउंट में डालूंगा तो 55 60 70 बेटे देख लो 70,000 रुपए का टोटल आ रहा है। इसका मतलब परचेजेस हैं बेटे 60,000 रुपए की, तो मैंने माना क्रेडिट परचेज, कैश परचेज नहीं मानेंगे बिकॉज हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। बेस्ट अजम्पशन है क्रेडिट परचेज। आराम से मैं कह रहा हूं ना, आपके लिए मैं कर रहा हूं आराम से, 70 में से 10 60, और बेटे यहां पर आ गया 60,000 क्रेडिट परचेज, और यहां पे आ गया जी कैश पेड। टोटल कर दीजिए बेटे 90, यहां भी आ गया 90 70। आपने क्रेडिटर्स को 70,000 की पेमेंट की। अब आप देख लीजिए कैश कहां कहां आ रहा है, बिकॉज वहीं पे हम कैश फ्लो, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट कैश, क्रेडिट परचेज इज नॉट कैश, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट कैश, क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट कैश, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट कैश, क्रेडिट परचेज इज नॉट कैश, क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट कैश, ओनली कैश पेड टू क्रेडिटर्स दैट इज 70,000 इज अ कैश आइटम। तो मैंने 70,000 यहां पर 70,000 का यहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए आ गया, और मैंने लिख दिया कैश पेड टू क्रेडिटर्स 70,000। आपके सामने क्लोज कर रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल लाइव कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ये अकाउंट्स भी हो गए, स्टॉक को क्लोज कर दिया, पैक कर दिया, क्रेडिटर्स पैक हो गया। मैं आ गया नेक्स्ट अकाउंट में, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको पैक कर देते हैं। टोटल देख लीजिए कितना है, 2,15,000। तो दोनों साइड से भी लिख दीजिए 2,15,000, और यहां लिख दीजिए कैश रिसीव्ड 2,10,000। ठीक है जी। तो कैश रिसीव्ड, ये देखो जी कैश रिसीव्ड, इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
बेटे ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा कैश फ्लो में, क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा. वी विल ओनली राइट ऑन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल 2,10,000 एंड दैट टू इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल 2,10,000. बेटे आराम से चलना है. देखिए थोड़ा सा सफर अभी हल्का सा लंबा है, लेकिन यकीन मानिए मैं बहुत इंजॉय करके पढ़ा रहा हूं और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं A to Z लॉजिक बता रहा हूं. समय लग जाए यार. चलिए जी, ये अकाउंट भी हो गया. अब आ जाइए फिक्स एसेट अकाउंट में. अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 से मैं कहूंगा ही नहीं आपको एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बिकॉज इसमें ना तो एडजस्टमेंट थी और ना कोई इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस में. तो अब आप सुन लीजिएगा. इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द एज एडजस्टमेंट और एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई विल नॉट प्रिपेयर देयर अकाउंट्स. मैं उनके अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा. जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का ना तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ बात की गई, ना इंफॉर्मेशन में बात की गई. बिल्कुल चुप है, क्वेश्चन साइलेंट है, हीरो हीरोइन से कुछ बोल ही नहीं रहा. बेटे हम फिर उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे जहां पे हीरो हीरोइन नहीं बोल रहा. तो आप अभी बना लीजिए. वैसे तो 90 और 90. तो मैं यहां लिख रहा हूं जी इशू कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 10,000. ओपनिंग बैलेंस नहीं आता, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता. हम वही लिखते हैं जहां पे कैश की ट्रांजैक्शंस हैं. और 10,000 रुपए का आपका कैश बढ़ रहा है क्योंकि आपने नए शेयर्स इशू किए हैं. इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. तो मैं आ गया जी फाइनेंशियल एक्टिविटी में और नीचे लिखा मैंने कैश रिसीव्ड फ्रॉम न्यू इशू 10,000. मैं फिर आ गया, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर दिया. जा तू भी पैक हो गया. हाँ कहता है भाई पैक हो गया. अच्छा 60,000 रुपए गलती से मैंने प्रॉफिट के यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किए थे. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख लीजिए प्रॉफिट है, मेरी गलती है, शायद मैंने नहीं ट्रांसफर किए. ये तो वैसे ही क्लोज हो ही रहा है. बेटे 60,000 रुपए जो प्रॉफिट आया जिसकी वजह से आया वो तो सारी आइटमें ले ही रहे हैं ना. और 60,000 वैसे मैंने ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस से. ये तो वैसे ही अपने आप ही पैक हो चुका था. मेरी गलती है, मैंने पहले पैक नहीं किया इसको. लोन में 5,000 रुपए की पेमेंट है. इसका भी अकाउंट आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. कैश पेड फॉर लोन. बेटे 5,000 यहां लिख दीजिए. मैंने लिखा 25 और यहां पे भी लिखा 25. 5,000 का बैलेंस मैंने पे कर दिया लोन का. ठीक है. इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. फाइनेंशियल है तो कहां पर जाएगा बेटे? नीचे आएगा पेमेंट ऑफ कैश पेड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन. कितना बेटे? 5,000. ले लो जी. और कोई अकाउंट बचा ही नहीं भैया. सारे तो क्लोज कर दिए, सारे तो पैक कर दिए, उनकी एक्टिविटी भी लिख दी, सब पैक हो गया भैया, सब कुछ पैक हो गया. सर अब आगे क्या करेंगे? बेटे इसको कंप्लीट करना है ना. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लीजिए. 2 लाख आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,10,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000. ये आ गया जी 70,000. आराम से बेटे प्लस का 70 है. अब मैं आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. 50,000 प्लस 15,000 माइनस 1,10,000 माइनस 20,000. ये आ गया जी 65,000 नेगेटिव का और 5,000 पॉजिटिव का. प्लस माइनस से तो करना है. देखिए जी 70. तो मैं यहां पर आ गया 70. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने लिखा 70. फिर 65 माइनस का, फिर 5 प्लस का. तो देख लीजिए 70 प्लस 5 माइनस 65. बेटे 10,000 आ रहा है और आना भी 10,000 ही चाहिए. तो ये मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की आपके लिए एज पर एनी मेथड. आई एम नॉट गिवन एनी मेथड, नेम ऑफ द मेथड.
बेटे अब जो आने वाले 10 मिनट है ना बड़े प्रीशियस हैं। अभी तक तो वही किया जो हमने लेक्चर नंबर 6 में किया था। मैंने आपको कैजुअल स्टेटमेंट बना के दिखाई, अकाउंट्स प्रिपेयर किए, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। बस ये है कि मैंने आपके साथ में लाइव किया। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ और जो भी एक्सप्लेनेशंस मैं बताऊंगा बेटे वो लिखनी है, तभी आपको इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पता चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक जो कुछ भी मेथड हमने किया, अभी तक जो भी कुछ किया, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको पार्ट ए मान लेता हूं, फिर पार्ट बी करते हैं। लेक्चर नंबर 7 का 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए जो अभी तक किया, अब एक पार्ट बी है। वैसे इसी लेक्चर को आगे लेके जा सकते हैं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। तो अभी दूसरे पार्ट में आ रहे हैं।